जय हिंद साथियों। आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि इस सेशन में हमने पिछले सेशन में बताया था कि सौर मंडल की उत्पत्ति के विषय में हमने बताया था या चर्चा की थी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार जो कांट का नियम था उसको डिटेल में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए भैया, इस सेशन में हम सारी चीजों को डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कांट की नियमानुसार, ठीक है। तो कांट का गैसीय या वायव्य वायव्य राशि परिकल्पना 1755 के बारे में चर्चा करते हैं। तो इनकी जो किताब का नाम था जर्नल नेचर हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एंड थ्योरी ऑफ हेवन, ठीक है। क्या? हेवन, ठीक। इनकी बुक का नाम था, ये पूरा नाम उनकी बुक का था यहाँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्होंने बताया क्या। तो इन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल एवं या और केंद्रापसारी बल के महत्व को देते हुए बताया कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उस समय गैस के छोटे व बड़े गैस के जो कण थे, धूल या गैस के जो कण थे, कुछ धूल व गैस के कण बड़े थे और कुछ धूल व गैस के कण छोटे थे। अब ये छोटे व बड़े गैस के कण में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल बड़े कण का होता है। तो बड़ा कण जो है, बड़ा कण तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा और छोटा जो कण होगा वो उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमने लगेगा। जब घूमने लगेगा उसके फलस्वरूप जो बड़ा कण है या जिसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है वो छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, यानी अपनी ओर खींच लेगा। खींचने के फलस्वरूप जो छोटे कण थे वो बड़े कण से मिल गए, जिस कारण से उसके आयतन में वृद्धि हुई, यानी आकार में वृद्धि हुई। आकार में वृद्धि होने के फलस्वरूप जब आकार में वृद्धि हुई तो उससे, जैसे ये जो एक कोई बड़ा सा गैस का कण बन गया, अब बड़े गैस के कण से ये क्या होगा भैया, इसका आकार जब बढ़ा तो यहाँ पर केंद्रीय भाग में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है। तो नाभिकीय संलयन पता ही है, हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है। जितना इसके चारों तरफ का मैटर था, ठीक है, वेस्ट मैटर यानी बेकार मैटर था, वो क्या हुआ, बाहर की ओर निकलने लगा, अर्थात रिंगों के रूप में बाहर निकल गया। रिंगों के रूप में जब बाहर निकला तो उसी से 9 ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक। उसी से 9 ग्रहों का निर्माण हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और एक ये 9 ग्रहों का निर्माण हुआ, अर्थात 9 ग्रह बने, अस्तित्व में आए। अब देखो इन्होंने बताया एक बीच में एक परिकल्पना गलत दे दी। परिकल्पना क्या दी? इन्होंने कहा जो धूल के जो कण थे इनके आपस में मिलने से, धूल के कणों के आपस में मिलने से परिभ्रमण गति उत्पन्न हुई, जिसके कारण इनकी संरचना जो है, ग्रहों की संरचना एक विशेष प्रकार की संरचना बनी। इन्होंने ये कहा, यानी जब गैस यानी धूल के जो कण हैं आपस में मिले, आपस में मिलने के कारण परिभ्रमण गति उत्पन्न हुई। जब परिभ्रमण गति उत्पन्न हुई उसके फलस्वरूप जो ग्रहों की संरचना का निर्माण हुआ। ये क्या? अब देखो जब इन्होंने ये बात बताई, क्योंकि उसके पहले किसी ने नहीं बताई थी, ठीक है, तो जब ये बात बताई तो इनका हुआ विरोध, क्योंकि विरोध भी जरूरी है। यदि विरोध नहीं होगा तो कोई व्यक्ति सुधरेगा नहीं। जैसे सपोज करते हैं, यदि यार विपक्ष में कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो विपक्ष में राहुल गांधी है, और पक्ष में कौन है, तो इस समय सरकार किसकी है, श्री नरेंद्र मोदी जी की, ठीक है। तो विपक्ष यदि यार मजबूत रहेगा तो जो है, जो पक्ष होगा यानी जिसकी सरकार होगी वो क्या उतना मनमानी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए विरोध होना भी जरूरी है। यदि विरोध नहीं होगा तो फिर व्यक्ति सुधरेगा नहीं। तो इनका भी विरोध हुआ, अर्थात इनसे इनकी आलोचना की गई। आलोचनाओं में कुछ आलोचना मुख्य ये है कि इनके अनुसार गैसीय कण, गुरुत्वाकर्षण कण
कण के कारण मिले, यह शक्ति, इनसे पूछा गया यह शक्ति प्रारंभ में कहाँ थी और बाद में ही क्यों प्रकट हुई। इन्होंने ये कहा जब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही थी तो उस समय ये शक्तियां कहाँ थी, उस समय ये शक्तियां कहाँ थी, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल की जो शक्ति थी वो कहाँ थी, उसके बाद में ही क्यों प्रकट हुई। पहले ही जब ओरिजिन यूनिवर्स का जब निर्माण हुआ था तो उसी समय ये शक्तियां प्रकट हो जानी चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल की जो शक्ति है या केंद्रापसारी बल की जो शक्ति है ये पहले ही प्रकट हो जाने, बाद में ही क्यों प्रकट हुई। तो इसके बारे में जब पूछा गया तो इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, इनके अनुसार कण के आपस में मिलने से परिभ्रमण गति पैदा हुई, जिसके कारण परिभ्रमण गति पैदा हुई, जिसके कारण इनकी थ्योरी को असत्य साबित कर दिया गया। अर्थात क्यों असत्य साबित कर दिया, क्योंकि गति विज्ञान कहती है कि कणों के आपस में मिलने से कभी परिभ्रमण गति नहीं पैदा होती, बल्कि परिभ्रमण गति के कारण ही कण आपस में मिलते हैं। नई बात समझे, बात को ऐसे समझते हैं जैसे राहुल गांधी जी हैं, ठीक है, तो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, अर्थात कहने का मतलब यह है पूरे देश में परिभ्रमण किया यानी गति की। यदि परिभ्रमण ना करते तो उनके साथ व्यक्ति क्या इतना जुड़ता, जितनी सीटें मिल चुकी हैं, ठीक है, कांग्रेस को क्या इतनी सीटें मिलती, नहीं मिलती। अर्थात उन्होंने जब भ्रमण किया तब उनके साथ में व्यक्ति जुड़े। व्यक्ति का मतलब कण, यहाँ हम रिलेट कर पा रहे हो सभी लोग, यहाँ हम कण की बात कर रहे हैं, कण एक व्यक्ति जिससे जो है समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो उनसे व्यक्ति क्यों जुड़े, तो चूंकि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। उसी प्रकार यदि वो ना घूमते तो क्या उनके साथ कोई जुड़ता, उतना नहीं व्यक्ति जुड़ता। अर्थात वैसे ही इसमें गति विज्ञान भी वही है, वही कहती है, यानी विज्ञान कोई अलग विषय नहीं है, हमारे समाज से ही रिलेट होता है। अर्थात जब कण आपस में मिले उसके फलस्वरूप परिभ्रमण गति नहीं पैदा होगी, बल्कि परिभ्रमण गति के कारण ही गति पैदा होगी। यानी कण आपस में मिलेंगे, सॉरी, कण आपस में कब मिलेंगे, तो कण आपस में तभी मिलेंगे जब परिभ्रमण गति उत्पन्न होगी। तो इनकी थ्योरी को, ये जो उल्टी थ्योरी दी थी, इसको असत्य साबित कर दिया गया। इसके बाद अगली बात करते हैं, यदि सभी ग्रह सूर्य से बने हैं, ठीक, सूर्य से बने हैं, तो सूर्य और ग्रह यानी अन्य ग्रहों में समरूपता होनी चाहिए। सूर्य और ग्रहों में क्या होना चाहिए, समरूपता होनी चाहिए, लेकिन नहीं है समरूपता। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो सूर्य है वो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर रहा है, अर्थात सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन जो ग्रह हैं तो उनमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया तो हो नहीं रही है ना। चूंकि जो है 4 पार्थिवी ग्रह हैं, पार्थिवी ग्रह का मतलब जिनमें धरती पाई जाती है, और 4 गैसीय ग्रह हैं, ठीक है, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, वो बात की बात है, लेकिन समानता होनी चाहिए। यदि सूर्य अत्यधिक चमक रहा है तो पृथ्वी भी अत्यधिक चमकनी चाहिए, सूर्य की भी एनर्जी स्वयं की होती है तो पृथ्वी की भी होनी चाहिए। तो ये इस बात को गलत साबित करता है। अगली बात करते हैं, सूर्य और बृहस्पति के कोणीय गति में अंतर क्यों, तो इनसे पूछा गया ये दोनों में अंतर क्यों। अर्थात कहने का मतलब यह है बृहस्पति ग्रह का कोणीय गति अधिक है और सूर्य का सूर्य का कोणीय वेग या कोणीय गति कम है, तो इन दोनों में समानता होनी चाहिए। यदि अगर तुम ये कहते हो कि इसी सूर्य के ही भाग से ये अन्य ग्रह बने हैं, तो अन्य ग्रह बने हैं, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ बृहस्पति ग्रह और सूर्य दोनों की जो कोणीय गति है वो समान होनी चाहिए, अर्थात इसी से बना है तो समान होने चाहिए। तो ये इस बात पर भी चुप रहे, तो इनको परिकल्पनाओं का सामना करना पड़ा, इसके फलस्वरूप इनकी थ्योरी को असत्य साबित कर दिया गया। अगली हम बात करते हैं, ठीक है, लाप्लास नामक वैज्ञानिक आए, तो उन्होंने क्या बताया उनके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। हम लिख इसलिए नहीं रहे, सारी चीजें लिखेंगे तो समय ज्यादा बर्बाद होगा, इसलिए हम यहाँ पर कुछ चीजें लिखते हैं और कुछ बोल के बता देते हैं, ठीक है। हर चीजें लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, एक साल में भी ये नहीं खत्म हो पाएगा। हमारा उद्देश्य है लगभग
3 से 4 या 5 महीने में जियोग्राफी खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं इतना, भैया स्क्रीनशॉट ले लो। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दूसरे जो वैज्ञानिक आए वो लाप्लास आए। लाप्लास ने अपनी निहारिका परिकल्पना में बताया कब, जिसे मोनोस्टार थ्योरी भी बोला जाता है। 1796 में ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1796 में एक थ्योरी दी जो कि इनकी किताब का नाम था सौर परिवार की व्यवस्था। ठीक है, तो यूपीएससी में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि निहारिका परिकल्पना किस वैज्ञानिक ने दिया, तो लाप्लास नामक वैज्ञानिक ने दिया। पहली बात, मोनोस्टार थ्योरी किस वैज्ञानिक की रचना है या किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, तो मोनोस्टार थ्योरी जो है लाप्लास नामक वैज्ञानिक ने किया। इसके बाद लाप्लास नामक वैज्ञानिक कहाँ के थे, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने कब सिद्धांत दिया, तो 1796 में दिया। ठीक है, इसके बाद इनकी किताब का नाम तो सौर परिवार की व्यवस्था। ठीक है, निहारिका की संकल्पना के आधार पर, यानी निहारिका संकल्पना के आधार पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी। थ्योरी में कई बातें पुष्टि कई बातों की पुष्टि की। कई बातों की पुष्टि यहाँ पर हम बात कर देते हैं, क्योंकि सारी चीजें लिखेंगे तो बहुत ज्यादा मैटर हो जाएगा, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। इस कारण से हम यहाँ पर हमारी बातों को गौर से सुनना। तो इन्होंने निहारिका परिकल्पना में बताया, सर्वप्रथम एक निहारिका थी। ठीक है, सर्वप्रथम एक निहारिका थी। निहारिका के अंदर, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये है निहारिका में क्या हो रहा था, विखंडन हो रहा था। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो निहारिका हमने एग्जाम्पल दे के पिछले सेशन में बताया था, जब निहारिका थी, ठीक है, निहारिका का आकार किसका, रेड जायंट बन गया था। रेड जायंट के बाद हमने बताया था किस प्रकार से सूर्य का ओरिजिन हुआ था, सूर्य का किस प्रकार से निर्माण हुआ था, ये हम पिछले सेशन में बता चुके हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इसके अंदर क्या, इसके जो आंतरिक भाग है, अंदर का भाग है, वो अत्यधिक गर्म था और इसका बाहरी भाग धीरे धीरे ठंडा होने लगा। जब ठंडा होने लगा तो उसके फलस्वरूप, यानी इसका जो व्यास है वो कम होने लगा। जब इसका व्यास कम होने लगा तो उसके बाद, यानी इसमें क्या हो गई, इसका जो व्यास जब कम हुआ तो केंद्रीय भाग पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलने लगी, जिसके फलस्वरूप ये अत्यधिक तीव्रता से परिक्रमण करने लगा या अपने अक्ष पर घूमने लगा। घूमने के फलस्वरूप इसका जो बाहरी भाग था, बाहरी मैटर था, वो बाहर हो गया। तो जब बाहर हो गया तो इसी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तो कहने का मतलब यह है, निहारिका से ही, अर्थात नेबुला से ही हमारे सन का निर्माण हुआ है या हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है। सन यहाँ केंद्र पर था और इसके अन्य जो अदर प्लेनेट थे, जितने जो 9 प्लेनेट थे, 9 ग्रह थे, वो इसके चारों ओर धीरे धीरे चक्कर काटने लगे। ठीक है, अब देखो ये बात हमने तो बता दी कि यानी कोई जो है नेबुला था। ठीक है, नेबुला से ही हमारे सन का निर्माण हुआ है और सन के साथ में अदर जो है प्लेनेट जितने भी हैं, 9 के 9 प्लेनेट बने हैं। तो अब देखो इनकी कुछ थ्योरी, ऐसा माना जाता है कि इनकी थ्योरी कुछ हद तक सही है। अर्थात कहने का मतलब ये है, कांट की जो थ्योरी थी उससे तो बहुत बेटर है ये थ्योरी। तो इनकी जो है विशेषताएं भी कुछ काउंटिंग की गई। विशेषताओं में मुख्य विशेषता, पहली बात, इनकी पहली विशेषता क्या थी, अंतरिक्ष में कई निहारिकाएं हैं जो इस मत की पुष्टि करती हैं। यानी कहने का मतलब ये है, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे क्या है, बहुत सारी निहारिकाएं हैं, यानी नेबुला है। हमने बताया था नेबुला का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये हमने बताया था पिछले सेशन में। ठीक है, गैस व धूल के जो कण होते हैं उन्हीं से किसका बनता है, नेबुला का निर्माण, यानी निहारिका का निर्माण होता है। तो इस मत की जो है पुष्टि करती है। दूसरी बात, शनि के चारों ओर पाए जाने वाले वलय इस परिकल्पना की पुष्टि करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, शनि के चारों ओर रिंग देखते हो, तो रिंग में जैसा कि हमने चित्र में दिखा दिया है कि शनि किस प्रकार से होता है, तो चित्र यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र हमने दे दिया है। तो इसके चारों तरफ जो रिंग होता है, ठीक है,
रिंगों के कारण ही यानी शनि पर चंद्रमाओं का निर्माण होता है। तो ऐसी पुष्टि परिकल्पना की जा सकती है कि जो है यानी हमारे सूर्य के जो पार्ट्स थे यानी निहारिका थी, निहारिका से सूर्य बना, सूर्य जब बना तो सूर्य के चारों ओर जितना भी उसका मैटर था उससे क्या बना, प्लेनेट बने। तो भैया इसी प्रकार से जैसे शनि ग्रह है, शनि ग्रह के रिंग हैं तो रिंगों से ही उसके उपग्रह यानी चंद्रमा बने हैं। तो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा चंद्रमा रखने वाला शनि ग्रह है। ठीक है, बात आगे बात करते हैं। तीसरी बात इन्होंने कहा परिक्रमणशील पिंड के व्यास में कमी होने पर परिभ्रमण गति में वृद्धि होती है। ये भी बात सही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि परिक्रमणशील पिंड यदि कोई पिंड बहुत उसका ज्यादा व्यास है, ठीक है, तो व्यास ज्यादा है तो उसकी परिभ्रमण गति कम होगी, यदि व्यास ज्यादा है तो उसकी परिभ्रमण गति क्या होगी, वृद्धि मीन्स अधिक होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अर्थात कहने का मतलब ये है कोई व्यक्ति है जैसे बहुत मोटा है तो उसको दौड़ाओगे तो क्या वो दौड़ पाएगा, नहीं दौड़ पाएगा। यदि अगर वही कोई नॉर्मल या पतला सा इंसान है उसको दौड़ाओगे तो वो आसानी से दौड़ लेगा। तो कहने का मतलब ये है यदि अगर किसी भी पिंड का व्यास ज्यादा है यानी उसका वेट ज्यादा है तो वो आसानी से घूम नहीं पाएगा, अर्थात वो आसानी से यानी रोटेट परिभ्रमण नहीं कर पाएगा। और जब परिभ्रमण नहीं कर पाएगा तो उसकी गति में वृद्धि नहीं होगी। यदि उसका मास कम हो जाएगा तो वो अत्यधिक परिक्रमण कर लेगा, अर्थात उसके परिभ्रमण गति में वृद्धि होगी, यानी घूमने में वो आसानी से घूम जाएगा। अगली बात करते हैं तीसरा, सभी ग्रहों की रचना एक जैसे तत्वों की उपस्थिति का होना। अर्थात सभी जो ग्रह हैं, सभी ग्रह मतलब जितने भी प्लेनेट हैं, ठीक है, प्लेनेट में से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण और प्लूटो यानी यम, ये 9 के 9 ग्रहों में जो इनमें तत्व पाए जाते हैं वो लगभग सेम है सब में तत्व। ठीक है, लगभग सेम तत्व पाए जाते हैं, इस कारण से इसकी पुष्टि होती है। इसके बाद सभी ग्रह गैसीय वलय के ठंडा होने से बने हैं। इसका ऊपरी भाग ठोस व इसका आंतरिक भाग गर्म या तरल है। गर्म या तरल यानी केंद्र भाग क्या, पृथ्वी का जो केंद्र भाग है वो अत्यधिक गर्म और तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म जानते हो, जैसे ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो पृथ्वी के केंद्र से निकलता है और ज्वालामुखी का रूप ले लेता है, तो ये इसके उदाहरण है। तो इनकी बातें बहुत हद तक सत्य मानी जाती हैं। लाप्लास ने बहुत सारी चीजें सही बताई, लेकिन अब यहाँ पर फिर इनकी आलोचना तो होगी ही। ठीक है, आलोचना होगी, इसलिए क्लू मत छोड़ो। क्या कोई व्यक्ति यदि यार क्राइम कर रहा है तो यदि यार क्लू छोड़ेगा तो पकड़ा जाएगा, तो इन्होंने क्लू छोड़ दिया तो क्या होगा, सूर्य, इन्होंने इनकी आलोचना, पहली आलोचना, सूर्य एवं बृहस्पति ग्रह की के कोणीय गति में अंतर क्यों, वही क्वेश्चन चिपका दिया। जो पिछले जो यानी जो आलोचना कांट महोदय को झेलनी पड़ी वही आलोचना इनको भी झेलनी पड़ी। तो इनसे पूछा गया कि सूर्य और बृहस्पति के कोणीय गति में अंतर क्यों, क्या मतलब कोणीय गति किसकी सबसे ज्यादा होती है, बृहस्पति की, तो समान होना चाहिए, ये पूछा गया। दूसरी बात, सूर्य एवं अन्य ग्रहों की संरचना में अंतर क्यों, अर्थात सूर्य तो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लेकिन ये क्या पृथ्वी या अन्य ग्रह क्या हाइड्रोजन व हीलियम से बने हैं, नहीं। तो ये बात एक अगली पुष्टि हुई। इसके बाद तीसरी, निहारिका की उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं कहा, अर्थात इन्होंने सिर्फ सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के बारे में बताया लेकिन निहारिका के बारे में नहीं बताया कि निहारिका की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके बारे में भी बताना चाहिए इनको। ठीक है, उसके बाद निहारिका से केवल 9 वलय ही बाहर क्यों निकले, कमियां ज्यादा होने चाहिए, 9 ही क्यों निकले, ये तो फालतू का क्वेश्चन है, बेवकूफ बना रहा है साला। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है, 5वां नंबर, यदि सूर्य निहारिका का अवशिष्ट भाग है, यदि सूर्य निहारिका का अवशिष्ट भाग है तो इसमें भी भूमध्य रेखी उभार होना चाहिए, अर्थात जो इसका केंद्र है, केंद्र पर उभार होना चाहिए, जिस प्रकार सूर्य के केंद्र पर उभार होता है या ब्लैक होल के केंद्र पर उभार होता है,
उसी प्रकार इसमें भी उभार होना चाहिए, तो इस मत को ये भी नहीं पुष्ट कर पाए। अब हम बात करेंगे डिटेल में जो है द्वितारक सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक हमने बताया कांट का नियम और लाप्लास का नियम, इन्होंने एक तारक का सिद्धांत दिया, ठीक है, एक तारक का सिद्धांत दिया। अब द्वितारक सिद्धांत के बारे में अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।